हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक्जिमा और सोरियासिस बीमारी के टॉपिक के बारे में। और यह टॉपिक लिया गया है, यह टॉपिक क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स एडिटेड बाय रोजर वॉल्कर एंड कैट वेटिलेसिया। यह पुस्तक से इस टॉपिक को लिया गया है। तो आइए जानते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो जानते हैं कि एक्जिमा और सोरियासिस है क्या, इस बीमारी के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों कि एक्जिमा एक त्वचा की बीमारी है और दिखने में बिल्कुल ऐसे होती है। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स कि एक्जिमा होता क्या है, इसमें पेशेंट्स किस तरह से सफ़र करते हैं और ये बीमारी का लक्षण क्या है और कहाँ से आता है और इसका निवारण क्या है और किस तरह का मेडिसिन उपयोग किया जाता है। इस बीमारी में आने वाले कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा किया गया है। देखिए, इस तरह का तस्वीर होता है। ये बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बुज़ुर्गों में भी होता है। कई उम्र के, कई वर्ष के व्यक्ति को यह बीमारी का संक्रमण होने का चांस ज़्यादा होता है। यह एक कोहनी का तस्वीर है। कोहनी में भी इस तरह का, एक वयस्क आदमी के कोहनी में भी इस तरह का बीमारी दिखाई गया है। बिल्कुल इसका चमड़ा जो है बाहर से स्केली यानी कि सूख गया है। इवन ये बीमारी पीठ में भी दिखाई देता है, पीठ में भी होता है और पैर के छाले में भी यह बीमारी होती है। यानी कि सिर से लेकर पैर तक किसी भी स्थान में यह बीमारी होता है। यह एक छोटा बच्चा का तस्वीर है। इसमें आप देख सकते हैं यह बीमारी कैसा होता है। देखिए, पूरा रैशेस हर जगह पे। एक केस स्टडी से लिया गया है ये बीमारी में ये बच्चे का तस्वीर देखिए, बिल्कुल किस तरह से चमड़े में यह बीमारी प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए फेस पे, नाक में इस तरह से यह बीमारी दिखाई दे रहा है, नाक के इर्द गिर्द। तो सबसे पहले जानते हैं इसका डेफिनेशन, एक्जिमा है क्या। तो एक्जिमा एक त्वचा की बीमारी है। एक्जिमा एक खुजाने वाली नामक बीमारी है जो खुजाते पेशेंट का त्वचा ऊपरी सतह फट जाता है और फटते उसमें घाव भी हो जाता है। मगर एक्जिमा नाम की बीमारी में खुजली कम नहीं होता है। खुजाते घाव भी हो जाता है मगर खुजली कम नहीं होता है और पेशेंट खुजाते ही रहता है। अगर खुजाने वाली है तो इसको एक्जिमा, खुजली हो रहा है, त्वचा फटने के बाद भी खुजली हो रहा है तो इसको हम एक्जिमा नाम का उपाधि देते हैं इसको, यानी कि बीमारी का नाम देते हैं एक्जिमा। अगर ये खुजली नहीं होता है तो इसको एक्जिमा नाम की बीमारी का नाम नहीं देते हैं। इसके कुछ मेडिकल लक्षण जानेंगे। एक्यूट एक्जिमा का मेडिकल लक्षण यह है कि यह बीमारी खुजाते इस तरह से खुजाते बिल्कुल त्वचा पे चमड़ा बाहर का निकल जाता है। निकलने के बाद भी वहाँ पे छोटे तरह का बबल्स फॉर्म हो जाता है, जैसे कि इस तरह का एक बबल्स फॉर्म हो जाता है। उसमें बहुत छोटे प्रकार से वाटर ड्रॉपलेट्स, यानी कि उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ एक गुब्बारे की तरह हो जाता है चमड़े में। मगर वो होने के बावजूद भी खुजली कम नहीं होता है और खुजली होते रहता है। यही एक्जिमा नाम की बीमारी का लक्षण है। यह एक डायग्राम की वजह से हमें समझाने की कोशिश किया जाता है कि इस तरह का जो तस्वीर आपको दिख रहा है यह एक नॉर्मल स्किन है और यहाँ जो तस्वीर दिख रहा है यह एक एपिडर्मिस स्किन का स्वरूप है, जिसमें कि चमड़ा पूरी तरह से फटा हुआ है। शुरुआती तौर में एक्जिमा की नाम की बीमारी कुछ इस तरह का होता है। हल्का फुल्का एक्जिमा होते रहता है, यानी कि खुजली होती रहती है। बाद में जब वो बढ़ जाता है तो इस तरह का अपना रूप धारण कर लेता है, यानी कि त्वचा गहरी तरीके से फट जाता है। अंग्रेज़ी में इसको नाम दिया गया है एक्यूट एक्जिमा और
अंग्रेजी में ही इसको नाम दिया गया है क्रोनिक एक्जिमा। एक्यूट एक्जिमा मतलब शुरुआती दौर का एक्जिमा, शुरुआती दौर का बीमारी। और क्रोनिक का होता है, क्रोनिक का मतलब होता है बीमारी कुछ 6 महीने के बाद का या 1 साल के बाद का, 1 साल से ज़्यादा या 2 साल के बाद का, उसको क्रोनिक नाम दिया गया है। एटोपिक एक्जिमा यह बीमारी ज़्यादातर बच्चों में दिखाई देती है, बड़ों में भी और वयस्कों में और बुजुर्गों में भी दिखाई देता है, मगर 10 to 20% ज़्यादा स्कूल एज के बच्चों में दिखाई देता है। कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से एक्जिमा नाम की इस बीमारी को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलती है बढ़ने में। तो जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स यानी कि उसका मतलब होता है गर्मी, तेज़ गर्मी की वजह से पसीना आता है, पसीने की वजह से एक्जिमा नाम की बीमारी होने के चांस ज़्यादा होता है। इरिटेंट्स जैसे कि सोप, डिटर्जेंट, शावर जेल, बबल बाथ्स, वाटर यानी कि दूषित पानी में बच्चे नहाने की वजह से भी एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस ज़्यादा होता है। सोप यानी कि नहाने के टाइम पे शरीर में साबुन रह जाता है और साबुन ठीक से साफ़ नहीं होने के पश्चात होने वाली बीमारी को नाम यानी कि खुजली होता है, उसी को कहते हैं एक्जिमा। डिटर्जेंट यानी कि सर्फ की वजह से भी होने का चांस ज़्यादा होता है। शावर जेल, बबल्स बाथ। स्ट्रेस यानी कि चिंता की वजह से भी एक्जिमा होने का चांस ज़्यादा होता है। इन्फेक्शन आइदर बैक्टीरियल और वायरल, तो यहाँ पे दिया गया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि इन्फेक्शन जैसे 2 टाइप के इन्फेक्शन होता है शरीर में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वायरल इन्फेक्शन होता है। यह बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी एक्जिमा नाम की बीमारी होना शुरू होता है। और कॉन्टैक्ट एलर्जेंस कई तरीके के एलर्जेंस होते हैं, जैसे कि हम अपने आने वाले आगे के टॉपिक में आपसे ज़रूर जिक्र करेंगे। फूड एलर्जेंस, इनहेल एलर्जेंस का मतलब ये होता है नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि वायु, खाना, कुछ भी, उसी को इनहेल एलर्जेंस कहते हैं। इनहेल यानी कि नाक द्वारा लेने वाले एलर्जेंस, और एयरबोर्न एलर्जेंस, हवा में पाए जाने वाले एलर्जेंस। उसकी यह एक साधारण चीज़ है जिसकी वजह से आराम से एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस होता है। इस एक्जिमा में दिखाया गया है पेडियाट्रिक पॉपुलेशन यानी कि नवजात शिशु में यह बीमारी का इन्फेक्शन ज़्यादा होने के चांसेस दिखाया गया है, जैसे कि नवजात शिशु को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी क्षति पहुंचता है और वायरल इन्फेक्शन से भी क्षति पहुंचता है। तो जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन का यहाँ पे जिक्र किया गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का बैक्टीरिया और स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज नाम का बैक्टीरिया यह एक्जिमा वाली बीमारी ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा मददगार होती है। जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस यह एक बैक्टीरिया का नाम है, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज यह एक बैक्टीरिया का नाम है। यह बैक्टीरिया जो है इस बीमारी फैलने में ज़्यादा मददगार होती है। यह स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज, यह 2 टाइप की बैक्टीरिया जो है एटोपिक डर्मेटिटिस यानी कि एक्जिमा, तो ज़्यादातर यह फैलता है चमड़े के ऊपर यानी कि त्वचा पे। यह फैलाने में जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज ज़्यादा मददगार देता है। जैसे अब इसी तरह से हम वायरल इन्फेक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये जो वायरस है हर्पिस सिम्प्लेक्स, यह भी फैलाने में मदद करता है एक्जिमा को। उसी तरह हम आप जानते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस क्या है और ये किस तरह से यह एक स्किन की बीमारी है जानते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, जिससे कि एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ACD के नाम से जानते हैं, और या फिर इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी कि ICD के नाम से जानते हैं। एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में यह दिया गया है कि इसमें जो है सिम्टम्स जो है
रेयरली डेवलप, यानी कि बहुत कम ही दिखाई देता है। सिम्टम्स जो है, अगर किसी बीमारी या किसी पेशेंट के ऊपर अगर यह सिम्टम्स आ गया है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें जो है पहली बार तो सिम्टम्स नहीं दिखाई देता है, या फिर दिखाई भी देता है तो बहुत कम दिखाई देता है। और वही बीमारी नेक्स्ट टाइम जब उस पेशेंट को लगता है, यानी कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, ये किसी जगह पे ऐसे छुप के रह जाता है शरीर में एक्जिमा की यह सिम्टम्स। शुरुआत में तो पेशेंट को एक्सपोजर होता है और वो कहीं पे छुप के रह जाता है, और जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब होता है, यानी कि 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जब किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य चीज़ों द्वारा इस बीमारी का जब उस पर्टिकुलर पेशेंट को एक्सपोजर होता है, तब जाके यह बीमारी ट्रिगर देना शुरू होता है, यानी कि लक्षण आना शुरू होता है, जिसको कहते हैं एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हमारे अंदर प्रवेश करता है। जैसे कि मेटल्स, यानी कि धातु, निकल और कोबाल्ट, यह एक केमिकल धातु है। निकल और कोबाल्ट यह जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है किसी बाहरी अन्य साधनों के जैसे द्वारा, तो उसकी वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी संक्रमण होने का चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि मेटल्स यानी कि धातु, कोई रस्ट पड़ा हुआ यानी कि जंग लगा हुआ धातु होता है, उसको हम छीते हैं या हमारे शरीर को लगता है या उससे हमें मार लगता है, या कोई चुभ जाता है किले, रस्ट पड़ा हुआ किला यानी कि जंग लगा हुआ किला जब चुभ जाता है, तो उसमें जो धातु के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस ज़्यादा होता है। नियोमाइसिन यह एक टैबलेट है, एंटीबायोटिक, जो आसानी से ओवर द काउंटर मिल जाता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। उसके खाने की वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होती है। फ्रैग्रेंस इंग्रेडिएंट यानी कि परफ्यूम्स हम जो सुगंध के लिए लगाते हैं, उसकी वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि ज़्यादातर यह बाल्सम ऑफ पेरू नाम की फ्रेगनेंस इंग्रेडिएंट की वजह से होता है। और दूसरा जो है रबर कंपाउंड्स कई तरह के होता है। आमतौर पर हमारे घरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक के बर्तन, वो भी एक रबर कंपाउंड के अंतर्गत ही आता है, उसकी वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस ज़्यादा रहता है। जैसे कि हेयर डाइस यानी कि बाल में जो कलर लगाते हैं, उसके वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होता है। मगर ख़ास तौर पर इस हेयर डाइस यानी कि बाल में लगाने वाले कलर होता है, उसमें एक नाम का केमिकल प्राप्त होता है, जैसे कि फेनाइल डी डाइमीन, इस नाम का जो केमिकल होता है उसकी वजह से भी एक्जिमा आने का चांस ज़्यादा होता है। प्लांट फॉर एग्जांपल पॉइजन आइवी नाम की एक प्लांट होता है, उसकी वजह से भी हमें एक्जिमा नाम की बीमारी आने का चांसेस ज़्यादा होता है। जब पेशेंट अपनी बीमारी लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी त्वचा में जो दिखने वाले रैशेस होते हैं, उसके ज़रिए ही डॉक्टर पहचान कर सकते हैं कि यह एक्जिमा है या किसी अन्य तरह की त्वचा की बीमारी है। मेडिकल साइंस के मुताबिक कुछ कॉमन एरिया है जिसकी वजह से एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे कि हम जानते हैं टेबल 5.57.1 में पेरी ऑर्बिटल, इसको जो है पेरी ऑर्बिटल के नाम से उपाधि दिया गया है। जैसे कि पॉसिबल सेंसिटाइजिंग एजेंट्स, एयरबॉर्न एलर्जेंस, नेल पॉलिश, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशंस। तो इसमें पेरी ऑर्बिटल में दिया गया है एयरबॉर्न एलर्जेंस। एयरबॉर्न मतलब बाहर, एयरबॉर्न एलर्जेंस हवा के जरिए। नेल पॉलिश तो आपको पता है। कॉन्टैक्ट लेंस जो आँखों में लेंस लगाते हैं, उसकी वजह से भी एक्जिमा आने के चांस ज़्यादा होता है। अम्बिलस जैसे कि निकल हाइपरसेंसिटिविटी टू बेल्ट जींस बटन, नेक एंटीसेप्टिक सोप कॉस्मेटिक्स, हेयरलाइन PPD इन हेयर डाई, हेयर परमिंग सॉल्यूशन, हैंड लेटेक्स और रबर एलर्जेंस इन ग्लव्स, निकल फ्रेगनेंस, प्रोटीन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ऑन फुट, प्रिपरेशन इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ड्यू टू द वाटर। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जैसे कि किसी के पैर के
तलवे में लगता है ये बीमारी, किसी के त्वचा में लगता है, किसी के पीठ में लगता है, किसी के आँखों में लगता है, किसी के नाक में लगता है। ये एक्जिमा के नाम की बीमारी। तो यह पूरा सिर से लेके पाँव तक हर जगह पे ये बीमारी होते हैं, मगर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे ये बीमारी होते हैं, डॉक्टर या मेडिकल साइंस के मुताबिक यह बीमारी किस वजह से होता है यह भी दिखाया गया है, जैसे कि पेरी ऑर्बिटल एयरबोर्न एलर्जेंस, जैसे कि नेल पॉलिश, यानी कि किसी के नाखों में एक्जिमा के नाम की बीमारी या उंगलियों में एक्जिमा नाम की बीमारी होती है तो ये नेल पॉलिश की वजह से होने के चांस होते हैं। किसी के कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन ये पेरी ऑर्बिटल के अंतर्गत आता है, जो कि बाहरी त्वचा कॉन्टैक्ट लेंस जब हम पहनते हैं उसकी वजह से भी यह एक्जिमा नाम की बीमारियाँ। अम्बुलस, जैसे कि निकल हाइपर सेंसिटिव टू बेल्ट और बेजिन बटन्स, यानी कि अम्बुलस यानी कि नाभि के चारों ओर, अम्बुलस यानी कि नाभि के चारों ओर यह बीमारी आती है, जैसे कि निकल हाइपर सेंसिटिव बेल्ट। हम जो बेल्ट पहनते हैं या फिर जींस का बटन होता है उसकी वजह से जो एक्जिमा आता है वो डायरेक्ट नाभि या नाभि के चारों तरफ आने के चांसेस ज़्यादा होता है। नेक यानी कि गर्दन में जब एक्जिमा नाम की बीमारी आती है तो यह एक साबुन की वजह से आती है। हम नहाते हैं, नहाने के बाद जो साबुन रह जाता है उसकी वजह से आने के चांसेस ज़्यादा होता है गर्दन में। या फिर परफ्यूम्स, हम किसी तरह का परफ्यूम्स डायरेक्टली हम गर्दन में पहनते हैं, लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स यानी क्रीम्स या फिर परफ्यूम्स लगाते हैं, उसकी वजह से भी रिएक्शन होकर एक्जिमा नाम की बीमारी आती है। हेयर लाइन, जैसे कि बालों में कलर लगाना, उसकी वजह से भी सिर के ऊपर जो है एक्जिमा नाम की बीमारी आती है। हैंड्स, अब हाथ में जो एक्जिमा नाम की बीमारी आती है वो किस तरह से आती है, जैसे कि हम किसी ग्लव्स को पहनते हैं, अंगूठी के पहनते हैं जो कि सभी धातु का बना होता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या फिर आयरन, किसी भी तरह का जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, यानी कि ऑर्नामेंट यानी कि गहने होते हैं, उसकी वजह से भी हाथ में आने के चांस ज़्यादा होता है। और फिर हाथ में जो आता है एक्जिमा, इसका ज़्यादा चांस दूषित पानी की वजह से भी होता है। एक दूसरा दिया गया है इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये डर्मेटाइटिस जो इरिटेंट ICD के नाम से भी प्रख्यात है, इसको जो है हैंड एक्जिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह हाथों के द्वारा एक दूसरे में फैलता है, जैसे कि इस 57.5 में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इस बच्चे के जो गर्दन पे जो डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा की बीमारी आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है, हैंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि किसी बच्चे को हम छूते हैं तो अपने हाथ में जो बैक्टीरिया और वायरस के कीटाणु होते हैं वो डायरेक्टली किसी दूसरे व्यक्ति में जाके इस तरह का बीमारी दर्शाता है। इसका रुकाव किस तरह से किया जाए, यह इन्फेक्शन जो ICD के नाम से जाना जाता है, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यह ज़्यादातर हाथों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। यह किस व्यक्ति को लगता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो काम करते हैं, मज़दूर, बिल्डिंग बनाते हैं मज़दूर, या फिर हेयर ड्रेसर, बाल काटने वाले रहते हैं, बाल काटने वाले को ज़्यादा आता है। बिल्डिंग में मज़दूर काम करते हैं उनको ज़्यादा आता है। माली जो रहते हैं गार्डन में जो फूल वगैरह लगाते हैं उनको ज़्यादा आने के चांस होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा आते हैं, और फिर शेफ़ जो होते हैं खाना बनाते हैं उनको ज़्यादा आने के चांसेस यह बीमारी होती है। तो इससे बचाव किस तरह से किया जाता है, तो इसमें जो है बचाव के लिए कॉटन का ग्लव्स पहने, प्लास्टिक के ग्लव्स को अवॉइड कीजिए। तो यही एक बचाव है। दूसरा हमारा टॉपिक है सेबरहोइक डर्मेटाइटिस। सेबरहोइक डर्मेटाइटिस जो है क्या होता है, सीबम प्रोडक्शन, यानी कि जिसमें पसीना का बहाव ज़्यादा होता है, इसको हम कहते हैं सेबरहोइक डर्मेटाइटिस, यानी कि जहाँ से पसीना ज़्यादा आता है उसको हम सेबरहोइक डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन सी जगह है जहाँ से पसीना ज़्यादा आता है, जिसको हम उसी जगह पे यह बीमारी सेबरहोइक डर्मेटाइटिस यानी कि एक्जिमा नाम की बीमारी जो है पनपता है। जैसे कि स्काल्प यानी कि अपना खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी यानी कि बाल के नीचे का परत जिसको कहते हैं स्काल्प, बिल्कुल सिर के ऊपर, वहाँ से पसीने का रिसाव ज़्यादा होता है।
नेसल फोल्ड्स यानी कि नाक का द्वार, वहाँ पे भी पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पे भी एक्जिमा नाम की बीमारी आने के चांस ज़्यादा होता है। मेडियल आईब्रो यानी कि आईब्रो के बीच में, वहाँ पे भी पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पे भी एक्जिमा आने के चांस ज़्यादा होता है। प्री सैटर्नल रीजन एंड फ्लेक्सुरा साइट्स इन द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑफ लाइफ, मैनिफेस्टेशन कोइन स्केलिंग स्काल्प विथ इन्फ्लेमेशन इन ओज। तो इसमें दिया गया है, इन अडल्ट्स सिम्टम्स आर यूजुअली माइल्ड विथ अ क्रोनिक रिलैप्सिंग कोर्स। जो है इसमें दिया गया है, बड़ों में जो यह बीमारी का संकेत होता है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। एक बार दिखता है, फिर उपचार करे ख़त्म हो जाता है, फिर से दोबारा दिखता है, इसको कहते हैं सीबोरोइक। बड़ों में ज़्यादातर दिखने को आता है। एक्सटेंसिव और seborrheic dermatitis can be seen in patient with underlying HIV infection और पार्किंसन डिसीज। तो पार्किंसन डिसीज यह एक बहुत ही फेमस बीमारी है, जो कि एक फेमस बॉक्सर को जो रिंग में फाइट करता है उसको यह बीमारी लगा हुआ था, पार्किंसन डिसीज। उसका नाम अली है, तो तस्वीर में आप देख सकते हैं अली, इनको पार्किंसन की डिसीज़ लगी हुई थी। पार्किंसन डिसीज़ वाली बीमारी के पेशेंट को भी सेबोरोइक डर्मेटाइटिस लगने का चांस ज़्यादा होता है, और HIV इन्फेक्शन पेशेंट वाले को भी सेबोरोइक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी लगने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसमें सेबोरोइक डर्मेटाइटिस जो कि पसीना ज़्यादा आता है, पसीना आने की वजह से इस एक्जिमा नाम का बीमारी फॉर्मेशन होता है। उसका ट्रीटमेंट के लिए इमिडाजोल्स, टॉपिकल इमिडाजोल्स यानी कि ऊपर ही लगाने वाले जो मलम होता है इमिडाजोल्स नाम का, उसका प्रयोग किया जाता है। उससे जो है सेबोरोइक डर्मेटाइटिस ठीक हो जाता है। दूसरा और एक बीमारी दिया गया है डिस्कॉइड एक्जिमा। डिस्कॉइड एक्जिमा को हम नुमुलर डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यह एक क्रोनिक एक्जिमा होता है। इसमें जो है पैसों के सिक्के की तरह, बिल्कुल पैसे के सिक्के की तरह बिल्कुल राउंड शेप में यह बीमारी दर्शित होता है। ये आमतौर पर कई लोगों को दिखाई देता है। यह मिडिल एज मेन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड, यानी कि इसको कहते हैं डिस्कॉइड एक्जिमा। आइए जानते हैं स्टासिस एक्जिमा क्या है। स्टासिस एक्जिमा को हम कई नाम से पुकारते हैं, जैसे कि स्टासिस डर्मेटाइटिस, ग्रेविटेशनल डर्मेटाइटिस और वेरिकोस एक्जिमा। क्लिनिकल कंपोनेंट ऑफ क्रोनिक वेरियस इंसफिशिएंसी, तो इसमें जो है वेरिकोस वेन, स्किन डिस्कलरेशन, पेरिफेरल एडिमा, लेग डिस्कम्फर्ट एंड नॉन हीलिंग अल्सर, इस तरह का जो बीमारी होते हैं तो उस पेशेंट को स्टासिस एक्जिमा आने के चांस ज़्यादा होता है। जैसे कि हम फिर से बीमारी का नाम बताते हैं आपको, वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन का मतलब होता है नसों का फूल जाना है, जो कि आर्मी या पुलिस के रिक्रूटमेंट में इजीली डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। स्किन डिस्कलरेशन, हर किसी की त्वचा जो है अलग अलग कलर आता है, उसको स्किन डिस्कलरेसिस होते हैं, तो उसमें स्टासिस एक्जिमा आने का चांस ज़्यादा होता है। पेरिफेरल एडिमा, लेग डिस्कम्फर्ट एंड नॉन हीलिंग अल्सर, यानी कि जिसका अल्सर कभी ठीक ही नहीं होता है, उसको भी स्टासिस एक्जिमा आने के चांस ज़्यादा होता है। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो स्टासिस एक्जिमा होता है, यानी कि स्केली कलर का एक्जिमा होता है, लोअर लेग में दिखाई देता है, यानी कि तलवे में दिखाई देता है, पैर में दिखाई देता है। और ज़्यादातर इसमें जो है एक को छोड़ के कई तरह का जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें जो है इस स्टासिस एक्जिमा जो है एक्यूट से कंप्लीट होकर क्रोनिक स्टेज में चले जाता है, मगर वो बीमारी ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए सही डॉक्टर का चुनाव कीजिए और उपचार कीजिए। ज़्यादा मलहम लगाने से वो बीमारी ठीक नहीं होगी, सही मलहम लगाने से ही ठीक होगी है। तो आइए जानते हैं दूसरा बीमारी स्टियाटोटिक एक्जिमा। स्टियाटोटिक एक्जिमा के नाम से जानते हैं।
तो जानते हैं एस्टियाटोटिक एक्जिमा, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं जैसे एक्जिमा क्रैकुलेई। यूजुअली अफेक्ट लोअर लेग यानी कि निचले पैर की तरफ। एंड अपीयर ड्राई सूखा हुआ। क्रैकल स्किन लाइक क्रैकल पेविंग। हाँ, इसको एस्टियाटोटिक एक्जिमा के नाम से जानते हैं। तो इस एक्जिमा का ट्रीटमेंट जो होता है इमोलेंट एंड माइल्डली पोटेंट टॉपिकल स्टेरॉइड्स। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, क्या है ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ एक्जिमा शुड बी इंक्लूड इमोलेंट एंड सोप सब्स्टिट्यूट फॉर वॉशिंग। साफ सफाई में विशेष ध्यान रखना चाहिए इस एक्जिमा में, यही दर्शाता है। तो टॉपिकल स्टेरॉइड्स टॉपिकल यानी कि जो मलम होता है स्टेरॉइड्स का, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि जलन कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर अडल्ट एटोपिक एक्जिमा इंक्लूड ओरल प्रेडनिसोलोन, सिक्लोस्पोरिन, अजाथायोप्रिन यह नाम की दवा दिया जाता है। प्रेडनिसोलोन, सिक्लोस्पोरिन, अजाथायोप्रिन टैबलेट दिया जाता है। इफ देयर इज अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन देन दिस शुड बी ट्रीटेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स। द एंटीबायोटिक्स शुड बी चूजन बेस्ड ऑन सेंसिटिविटी डिटरमाइंड बाय वुंड स्वाब। तो एंटीबायोटिक भी जैसे बोले तो वैसे नहीं देते हैं, उसके लिए भी वुंड स्वाब से उसका पहले टेस्ट लिया जाता है, लैब टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही एंटीबायोटिक रिफ़र किया जाता है। ये तो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट फॉर अडल्ट टॉपिक एक्जिमा इंक्लूड सिस्टमेटिक यानी कि खाने के लिए जो गोलियां दिया जाता है रोकथाम के लिए, तो उसमें जो प्रेडनिसोलोन, सिक्लोस्पोरिन, अजाथायोप्रिन दिया जाता है। मगर जब सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैवी हो जाता है पेशेंट को, तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे बीमारी होती है उसको एक स्वाब लिया जाता है यानी कि उसका एक टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद ही एंटीबायोटिक रिफ़र किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं इमोलेंट्स के ऊपर।